आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। सद शुक्र उस पाक परवरदिगार आलम की ज़ात बाबरकत का कि जिसने अपनी खुसूसी रहमत के तुफ़ैल एक बार फिर मुझे आपसे हम कलाम होने का शर्फ बख्शा। प्रोग्राम के आगाज़ में मैनेजमेंट अब तक का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनके एतमाद के सबब आज के इस प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। इस वक्त चहारसू उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान और कुलभूषण यादव जो कि भारतीय जासूस है उसकी सज़ाए मौत डिस्कस हो रही है। हर शख्स बिसात भर इस बारे में गुफ्तगू कर रहा है। हम भी इसी पर बात करेंगे लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में। सवाल ये पैदा होता है कि क्या महज इन दोनों किरदारों को फांसी से या इनके ट्रायल से हम और हमारा मुल्क, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी महफूज हो गई? क्या फांसी महज सौलत मिर्ज़ा नामी किरदार का ही मुक़द्दर होनी चाहिए थी? और क्यों हम्माद सिद्दीकी जैसे अफरीद को अब तक कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया गया? ये है आज का सवाल। पैनलिस्ट का तारुफ आपसे कराता चलता हूँ। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है मसूद शरीफ खटक साहब ने, एक्स डायरेक्टर जनरल हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही हमारे साथ मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब, ताल्लुक़ है हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तमाम अशख़ास का शुक्रगुज़ार हूँ। मसूद शरीफ खटक साहब, सर गुफ्तगू के लिए सबसे पहला सवाल आपकी तरफ। ये फरमाइएगा सर कि कुलभूषण यादव की सज़ाए मौत और उज़ैर बलोच की गिरफ़्तारी यकीनन हमारे इदारों की एक बड़ी कामयाबी, एक फ़कीदुल मिसाल कामयाबी है। लेकिन क्या ये कामयाबी हमारे पूरे सिस्टम के फेलियर की तरफ निशानदेही नहीं करती? क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि जहाँ ऐसी ऐसी सियासी जमातें भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, इक़्तिदार शेयर करती हैं कि जो पाकिस्तान के वजूद से न सिर्फ मुनकिर हैं बल्कि जिनका सियासी वजूद मज़ार क़ायद पर पाकिस्तान का झंडा नज़र आतिश करने से उठा, जो रूसी टैंकों पर बैठकर पाकिस्तान आने की बातें करते थे। क्या फरमाएंगे आप? देखें, जहाँ तक आपने कहा ना कि मतलब किसी किस्म का फेलियर है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर एक आदमी इतना फ्रीली यहाँ ऑपरेट कर रहा था जिस तरह के बलूचिस्तान के हालात थे उसमें, तो यस कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी जो ये आदमी एक लोकल पॉपुलेशन के साथ मर्ज भी नहीं करता। अगर लोकल बलूची होता, कुछ उनके लिए काम कर रहा होता, फिर भी मैं सोचता, बट ये तो एक बिल्कुल ही अलग यानी पॉपुलेशन से अलग आदमी वहाँ इतना अरसा रहा बलूचिस्तान में, तो देयर इज़ डेफिनेटली अ लिटिल बिट ऑफ फेलियर समवेयर। बट एक उसमें कामयाबी फिर ये है कि आखिर इवेंचुअली पकड़ भी लिया। अब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर में जब रूस और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर स्पाइंग करते थे तो इन स्पाइज होते भी, कामयाब भी होते थे, पकड़े भी जाते थे। तो ये एक ऑन गोइंग किस्म का टसल है जो दोनों तरफ से, जहाँ भी कोई हरीफ होते हैं वो दोनों तरफ से लगे होते हैं आपको अपनी अपनी कोशिशों में। और इसमें मेरा ख्याल है कामयाबी ये है कि आपने उनको फाइनली उस गैंग को या जो भी नेटवर्क है उसको तोड़ सकें। सर कामयाबी तो ये बिलाशुबा है सिक्योरिटी इदारों की, लेकिन यहाँ लम्हे फ़िक्रिया एक ये भी तो है, एक उज़ैर बलोच डिटेक्ट हो गया, एक कुलभूषण यादव अपने अंजाम को पहुँचने की तरफ है, लेकिन और न जाने कितने कुलभूषण यादव इस वक्त हमारी सरजमीन पर, हमारी धरती पर मौजूद हैं। उनका क्या? देखें, इसमें मैं तो बहुत अरसे से ये कहता आ रहा हूँ कि जब हमारे इस खिते में गड़बड़ रही है, जिस हिसाब से एक वक्त था कि अब तो खैर बहुत कुछ अब अंडर कंट्रोल हो गया है, बट लेट्स से आज से 1-2 साल 3 साल पहले, या आई वुड से समथिंग लाइक अबाउट 4 साल पहले, उसमें कि अभी भी लोग डिस्कस करते हैं किस तरह वीज़े दिए जाते थे। और उस हिसाब से यहाँ पर जिस तरह अफ़गानिस्तान में हालात थे, जिन जिन मुल्कों के वहाँ पर फ़ौजी थे वो सारे यहाँ, अब मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में जिस लेवल की इंटेलिजेंस एक्टिविटी थी या पूरे पाकिस्तान में, अब उससे बहुत हद तक डाउनग्रेड हो चुकी हुई है। वो हालात कोई ऐसे थे जिसमें बहुत किस्म की पेनिट्रेशन थी, एंड आई वुड से अपने उससे एक काफ़ी हद तक कि हमारे यहाँ पेनिट्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि ये यादव जो है ये यहाँ पर काम कर रहा था, आपके ख़िलाफ़ आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके मुख्तलिफ नेशनल शोबे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हर किस्म की बिज़नेस सर्कल्स में मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को कल्टिवेट किया जाता है, जाता रहा है, आज भी हो रहा होगा। और जैसे कि आप देखते रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अभी आपने एक वक्त में एक आदमी 5 साल आपका सफ़ीर रहता है अमेरिका में, और आज हर आदमी कहता है कि ये पता नहीं हमारा सफ़ीर था कि किसका सफ़ीर था। तो इस तरीके के
बहुत इस वक्त भी अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान बिल्कुल साफ़ सुथरा है और इसके अंदर किसी किस्म की पेनिट्रेशन नहीं है, इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, हर किस्म के शोबे में, तो मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ी एक गलतफहमी में होगा। आज भी पेनिट्रेशन है, हर लेवल पे है, बट इसके ये कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि जो आपके इदारे हैं उनमें जो है ये काउंटर इंटेलिजेंस सलाहियत मौजूद है, और मेरा ख्याल है बहुत हद तक काम भी कर रहे होंगे, निकालते भी होंगे। हर चीज़ आपके मेरे नोटिस में नहीं आती, बट आई एम श्योर हर रोज़ के लिहाज से मुख्तलिफ लेवल के ऊपर जो पेनिट्रेशन हुई है कोई ना कोई उनके साइट्स में रेडार पे ज़रूर आता होगा। मैसेज कन्वेट सर। जान अचकज़ई साहब, आपसे पहला सवाल करना चाह रहा हूँ सर, ये मुझे बताइएगा सर, ईरान के रास्ते से कुलभूषण नामी बंदा हमारे पास आता है, हमारी सरजमीन में दाखिल होता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को हसास मालूमात देने का इंकशाफ किया है उज़ैर बलोच ने। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हाथों का मोहरा था, वो इस्तेमाल हुआ। ये मुझे बताएंगे सर, एक बंदा ईरान के ज़रिए से आया, उसको तो हमने सज़ाए मौत दे दी, उज़ैर बलोच का मुस्तकबिल क्या होगा? और क्या इन सब बातों के बाद हुकूमत पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी करेगी, या इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर अभी भी हम जो है वो इधर उधर देखते रहेंगे? देखिए, बड़ा फ्रेमवर्क हमारे फॉरेन पॉलिसी का क्या है, हमारा बयानिया क्या है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुदाखलत गैर रिवायती तरीके से करता आ रहा है, फाइनेंसिंग करता है, और अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करता आ रहा है, उनकी सरज़मीन को, ईरान की सरज़मीन को भी बिला वास्ता या इनडायरेक्टली इस्तेमाल किया है। अब इसके लिए अपने जो उन्होंने रिक्रूट किए लोग, जिसमें हाजिर सर्विस के लोग हैं, जिस तरह यादेव था, और रिटायर्ड लोग, इसको ये इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ईरान हमारा एक हमसाया मुल्क है, एक बरादर मुल्क है, इसके साथ बहुत सी चीज़ों पे हमारी इत्तेफाक़ राय है, अच्छे ताल्लुकात हैं, कुछ चीज़ों पे हमारा इख्तलाफ हैं। सिक्योरिटी के मामले से यकीनन बलूचिस्तान हमारा भी एक कंसर्न है, उनका बलूचिस्तान सिस्तान में भी उनके एक कंसर्न है, बॉर्डर हमारी बहुत बड़ी है, तो वाक़यात उसमें होते हैं, लेकिन मजबूरी तौर पे हमारी फॉरेन पॉलिसी। सर, वाक़यात होने की बात आपने की, पता कलामी माफ़, वाक़यात ऐसे भी होते हैं कि ईरान की तरफ से तोफ़तन कई बार मॉर्टर गोले भी हमारी तरफ आए हैं, कई बार कुछ हलाकतें भी हुई हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? और अगर नहीं दिया जाता तो उसके आगे क्या किया जा सकता है? देखिए, हमें समझने की कोशिश करना चाहिए, ईरान के साथ हमारा तकरीबन 700 से ज़्यादा एक पट्टी है, सरहद है, जो मैनेजमेंट है नहीं है, मैनेजमेंट ना होने के बराबर है। एक पोस्ट के दरमियान 25 से 30 किलोमीटर का फासला है, तो उसमें ट्रैफिकर्स भी आते हैं, उसमें ह्यूमन स्मगलर्स भी आते हैं, दहशतगर्द भी आते हैं, उनके जो बैड गाइज हैं, अनवांटेड लोग हैं, वो भी क्रॉस करते हैं, और हमारे लोग भी वहाँ पे जाके छुपते हैं। तो ये एक सरदर्द है दोनों ममालिक के लिए, नेशनल सिक्योरिटी का, जो हम बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह हमारे कतई इंटरेस्ट में नहीं है कि खुदा न खास्ता हम अपने एक इमीडिएट हमसाये को इस हद तक हमारे ताल्लुकात उनके साथ ख़राब हो कि खुदा न खास्ता जिस तरह यानी लोग चाहते हैं, जो बिलखसूस इंडिया की ख्वाहिश है कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब हो कि एक जो हमारी बॉर्डर है वो बिल्कुल इनसिक्योर हो, और फिर वहाँ से भी हमें थ्रेट आए, जिस तरह अफगानिस्तान की तरफ से है, जिस तरह ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ से है। तो यकीनन हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान के हवाले से हमारे खदशात हमने टेबल पे रखे हैं, उनके साथ शेयर किए हैं, लेकिन मजमूई जो फ्रेमवर्क है वो इंडिया की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुदाखलत है, और उसके लिए सरजमीन इंडिया अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया है, और ईरान के हवाले से हमने अपने खदशात जो हैं वो यकीनन डिप्लोमेटिक सतह पर कन्वे किए हैं। और उज़ैर बलोच का के बारे में आपको मालूम है कि उन्होंने भी एस्पिनॉज के इल्ज़ामात हैं, इसीलिए तो वो कोर्ट जो मिलिट्री कोर्ट है उसका सामना करेगा। ये पहली दफ़ा नहीं है, याद आओ, या हमारी सिक्योरिटी की कामयाबियाँ, सिक्योरिटी इदारों की कामयाबियाँ इससे भी पहले हैं। मैं आपको सिर्फ 3 नाम बताना चाहता हूँ। विनोद, इससे पहले साहनी थे, गोरबख्श राम थे, राम राज थे, ये भी इनके हाजिर सर्विस के लोग थे, इराक के, और रिटायर्ड लोग थे जो पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने पकड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमारी कामयाबी है, लेकिन हमारे जो बॉटम लाइन है वो क्रॉस नहीं हुए हैं। सीपैक नहीं रोकने वाला, खुदा न खास्ता बलूचिस्तान आज ज़्यादा पुरअमन है 2009 के मुकाबले में। वहाँ पे उनकी मुदाखलत के बावजूद भी जो वहाँ पे दहशतगर्द हैं वो नाकाम हो गए हैं, पेसिफाई हो गया है। राइट सर, जान अचकज़ई साहब, आपका मौक़िफ़, आपका नुक्ता कन्वे हो गया। सर, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद शौकत बसरा साहब को अपनी गुफ्तगू में शरीक करेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब को शरीक गुफ्तगू करूँगा। बसरा साहब, ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुआवनत का एतराफ़ अगर उज़ैर बलोच जैसे गैंगस्टर को फांसी के फंदे तक ले जाता है तो आपके ख्याल में वो जिनका दस्ते शफ़क़त उज़ैर बलोच को हासिल था, वो जिनके साथ खाना खाते हुए उनके पाँव, उनके हाथ चूमते हुए, उनके पाँव छूते हुए उज़ैर बलोच की तस्वीर, उसकी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, आपके ख्याल में उनका क्या होगा? नूरुल आरफीन वो पाकिस्तान का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है, इसमें कतई दो राय नहीं है, खा वो कोई भी हो, क्योंकि ये पाकिस्तान है जिसकी वजह से मैं और आप और पूरी पाकिस्तान के लोग इस दुनिया में बस रहे हैं। अब आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उज़ैर बलोच के हवाले से, उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ अगर एविडेंसेस सामने आ गई हैं कि उसके कनेक्शंस थे अफ़गानिस्तान के साथ या ईरान के साथ या इंडिया के साथ, तो मेरे ख़्याल में कतई दो राय नहीं है, उसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुलभूषण यादव जो कि भारत का एजेंट है, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहा था, पकड़ा गया, इसी तरह अगर कोई भी दहशतगर्द है पाकिस्तान के अंदर 60,000 से ऊपर लोग अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं, उसमें सिविलियंस भी हैं, ना हमारी फ़ौज में महफूज है, ना स्कूल महफूज है, ना मदरसा महफूज है। अब आपने कहा देखें जो भी कोई हो, बिल्कुल जो फैसिलिटेटर है कोई भी, उनको सामने आना चाहिए, फेयर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कौम के सामने आनी चाहिए। अब जहाँ तक आप कनेक्शन करें कि जी वो जो खाना खा रहे थे, जो उसके हाथ चूम रहे थे, अगर वो जुर्म में मुलव्विस हैं, अगर वो उस जुर्म में मुलव्विस हैं जो जुर्म किया है उज़ैर बलोच ने, उनको क्यों बचना चाहिए? बिल्कुल उनके लिए भी वही सज़ा होनी चाहिए जो उज़ैर बलोच के लिए हो। इसलिए भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि हमारी ऐसी जमात है जिसका जीना मरना इस धरती माँ के साथ है। हमारे लीडर से लेकर हमारे कारकुनों तक शहादतें हों, फांसियाँ हों, कोड़े हों, वो हमने खाए हैं। राइट सर। मसूद शरीफ खटक साहब, सर मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि क्या महज हमें उज़ैर बलोच या कुलभूषण यादव के अंजाम पर मुतमईन होकर बैठ जाना चाहिए, हाथ रख लेने चाहिए, या आपके ख्याल में ये वक्त है अपनी सफ़ों में मौजूद दीगर उज़ैर बलोचों की तरफ या कुलभूषण यादवों की तरफ मुतवज्जो होने का? अगर मैं सही समझाऊं तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि देखें, बात सुने, इस तरह के कोई भी एंटी स्टेट एक्टिविटी हो, मैं करूं, आप करें, उज़ैर बलोच करे, कोई और आदमी करे, और या बाहर से आके जैसे यादव ने किया, द पनिशमेंट हैज़ टू बी द सेम फॉर एवरीबडी। एंड द पॉइंट इज़ कि उसमें अगर आपका प्रूफ है और इफ़ यू हैव ऑल द एविडेंस और सारा कुछ सब कुछ है, तो तफरीक के तो सवाल नहीं पैदा होता। अगर एक पाकिस्तानी हो और वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम करे, सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ किसी किस्म का भी, जो कि आपके पूरी नेशनल सिक्योरिटी को जेपरडाइज करता है, तो उसमें आप तफरीक की तो बात मुझे समझ नहीं आती, करें क्यों हम? जब कानून कहता है कि ये जो हम लोग ट्रीजन को समझते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, कि आर्टिकल 6 इज ओनली मेंट फॉर ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्शन और ये वो नहीं, ऑल दीज थिंग्स फॉल अंडर आर्टिकल 6, ट्रीजन, समथिंग दैट गोज अगेंस्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी से हो, एनीबॉडी। अनफॉर्चुनेटली हमने आंखें, आपकी बात एक हद तक मैं मानूंगा, बहुत हद तक बंद रखी हैं, जिसमें बहुत से हमारे लोग हैं जिनको मेरा ख्याल यूनिवर्सली हर पाकिस्तानी कहता है कि ये पता नहीं किस पे बिका हुआ है, उनकी बातें, उनकी मुख्तलिफ हरकतें, सब कुछ साफ ज़ाहिर होता है, बट वी डोंट टेक एक्शन, जिसकी वजह से वो डेटरेंस नहीं होता और वो बढ़ते जाते हैं, 2 के 4 हो जाते हैं, 4 के 6, बहुत हैं आपकी सोसाइटी में, मैं ये खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, इतने काफ़ी लोग हैं। बट देखें, एक होती है ये जैसे यादव का है टेररिज्म में, टेररिज्म इसमें जिसमें वो हथियार बांट रहा है, पैसे बांट रहा है, लोगों को कत्ल कराया जा रहा है, किया जा रहा है। एक सर आपने बात की हथियार बांटने की, जान अचक जी साहब से मैं बात करूंगा। जान साहब ये मुझे बताइएगा सर, मसूद साहब मैं जान अचक जी साहब से मुखातिब हूँ, ज़रा 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा। जान अचक जी साहब, बात हो रही है हथियार बांटने की, हथियार तो 90 के करीब घरों से भी बरामद हुए हैं, हथियार इस वक्त कराची में पब्लिक पार्कों से भी बरामद हो रहे हैं। इतने तो कराची में मेरा ख्याल है दरख्त नहीं है जितने यहाँ पे हथियार मिल रहे हैं। ये हथियार यहाँ आए कहाँ से, ये जिसकी मिल्कियत थे वो गया कहाँ, जिन लोगों की पैटर्नाइजेशन थी उनको कैफर किरदार तक कब पहुँचाया जाएगा?
साबिक KTC इंचार्ज जिसके नाम की दुहाई ले लेकर के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट को सजाया गया है, हम्माद सिद्दीकियों के नाम पर एक तोहमत, 280 अफराद को जलाने का मुलजिम रहमान भोला को हम गिरफ्तार करके ले आए। आगे क्या होना है? सिर्फ अखबारात की खबर भरी जाएगी, सिर्फ मीडिया प्रोग्राम करेगा, होना क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि कराची की सियासी तारीख़ में एक ऐसा चैप्टर आया है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक सया बाब है। सियासी पार्टियों ने मिलिटेंट ग्रुप्स बनाए, माफियाज़ को प्रमोट किया और उनकी छतरी तले यहाँ तक कि पार्टी टिकट्स पे तकसीम हुए। और हमने देखा MQM लंदन ने किस तरह रॉ के साथ नेटवर्क बना के कराची के अमन को तबाह किया। फिर एक फ़ेज़ आया कि कराची में हमने अमल बहाल करने की कोशिश की और आज माशाल्लाह काफ़ी हद तक हम कामयाब हो गए। कराची आज एक पुरअमन शहर है और वो माफियाज तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। इनमें कुछ लोगों को सज़ा मिली है, कुछ लोग छूट गए हैं बदकिस्मती से। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कराची का जो सिविलियन वहाँ पे सर ज़िमनी सवाल, जान चकज़ई साहब, एक ज़िमनी सवाल सॉरी एक थ्रो करना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा उन लोगों का क्या है, उन कायदीन का क्या है जो स्टेज पर या स्टेज के नीचे बैठकर सर धुनते थे अल्ताफ़ हुसैन साहब की बातों पर, उनके खिताब पर, चाहे उसका कोई तुक हो या ना हो। अब हमने तखसीस कर दी है, एक मौका फराम कर दिया है बच निकलने का। ये है MQM लंदन, ये है MQM पाकिस्तान, ये है MQM दुबई, ये है MQM इधर की, ये है MQM उधर की। ये मुझे बताइए कि ये जो हमने एक तखसीस की है, ये तखसीस जायज़ है? वही सारे लोग वहीं स्टेज पे बैठ करके और अल्ताफ़ हुसैन साहब की बातों पे सर धुना करते थे और आज हमने उनको ड्राई क्लीन करके कहीं इधर रख दिया, कहीं उधर रख दिया। देखिए, MQM जहाँ पे उसका एक मिलिटेंट विंग था, वो एक सियासी रियलिटी भी थी, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनसे वोट ले रही थी। इसमें बहुत से इनोसेंट लोग थे जो आप एक मफरूज़े की बुनियाद पे उनको क्रिमिनल नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो उस पार्टी में थे जो क्रिमिनल एक्टिविटी अपने कुछ लोगों के ज़रिए करवा रही थी, मैं समझता हूँ जब तक किसी का गिल्ट साबित ना हो उसको हम यहाँ बैठ के नहीं कह सकते कि उन्हें भी वही सज़ा दें जो सौलत मिर्ज़ा की है, जो कन्फिस्ट किलर है, या जिन्होंने बैरिया टाउन जो फैक्ट्री है उसको आग लगाई है। उनके लिए तो कोई माफ़ी नहीं है और नहीं होनी चाहिए। लेकिन सियासी लोग हैं, अगर सियासी पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी हैं। अभी पीपल्स पार्टी की मिसाल हमारे सामने, लियारी गैंग पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी कराची के सिंध के आवाम की उमंगों की तर्जुमान पार्टी भी रही है, ये शहीदों की पार्टी भी रही है। लिहाजा एक MQM की भी सूरत हाल यही है। अगर आज वो कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जो MQM लंदन है उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हम लगाएंगे, तो आप उनको तो फिर आप कटहरे में तो दूसरों के गुनाहों की बुनियाद पे तो आप उनको नहीं शौकत बसरा साहब, आपसे बात करूंगा। ये मुझे बताइएगा, उन्होंने जान चकज़ई साहब ने बताया कि मेरी मालूमात में इजाफा किया कि लियारी जो है वो गैंगस्टर्स वहाँ पे मौजूद हुआ करते थे और वहाँ पे लियारी गैंग वॉर जो है उसकी पैटर्नाइजेशन किसी हद तक रही है पीपल्स पार्टी के साथ। ये मुझे बताइएगा सर कि अगर उसकी अफिलिएशन पीपल्स पार्टी के साथ थी, उज़ैर बलोच को अगर टांग दिया जाता है या उसके साथ जो कुछ भी होता है, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत का और ख़ुद पीपल्स पार्टी का सियासी मुस्तक़बिल आप क्या देखते हैं? पहले तो नूरुल आरफीन मैं बड़ी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ चकज़ई साहब के स्टेटमेंट की कि पीपल्स पार्टी पैटर्नाइज करती थी लियारी गैंग वार को। मेरे ख्याल में ये जो नून लीग का इसका सर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का नाम सुना है आपने? शौकत बसरा साहब, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का नाम सुना है आपने? उनकी वीडियोस इस वक्त भी यूट्यूब पे मौजूद हैं। बबांगे दोहल सीना चौड़ा करके वो अपने बच्चे उनको कहा करते थे, जिस तरह नसीरुल्लाह बाबर साहब तालिबान को अपने बच्चे कहा करते थे। अब बाद में वो बच्चे नाफरमान हो गए। नूरुल आरफीन मेरी बात मुकम्मल सर, नूरुल आरफीन मेरी बात मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। जो मॉडल टाउन के खुद कातिल हैं, 15 लोगों के और 16 को गोलियां मारते हैं, और जो इस वक्त पंजाब ये नून लीग नहीं है, खून लीग है, जो दहशतगर्द तो जो है वो आसानी से फिर रहे हैं, सियासी कारकुनों को ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि लियारी गैंग वार की आपने बात की, भाई अगर मैं पहले लफ्ज़ बोल चुका हूँ, उज़ैर बलोच को जो पैटर्नाइज करता था, अगर उसके खिलाफ सबूत आ जाते हैं, खा उसका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, खा नून लीग से, खा किसी जमात से है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम लिया, हाँ, उस वक्त डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, आज नहीं है। अगर ये सबूत मिल जाते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे मजे की बात यह कि डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो उनकी बीवी हैं, वो इस वक्त भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। अच्छा, उनके बेटे भी गालिबन पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा हैं। खानसामा का नहीं पता मुझे। ब्रदर मुझे नूरुल आरफीन बात मुकम्मल कर लें। अगर ये सबूत मिल जाते हैं कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उसके जो जुर्म कर रहा था उसमें मुलव्वस हैं,
उसको वो सपोर्ट करते थे उनके जराइम को, तो कतई दो राय नहीं है। अगर ये भी साबित हो जाता है कि जो अफ़गानिस्तान को वो जासूसियाँ कर रहा था, जो इंडिया को कर रहा था, जो ईरान से कर रहा था, उस तमाम नेटवर्क में अगर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा शामिल हैं, वो उसके सबूत मिल जाते हैं, तो मैं तो पहले कह चुका हूँ, जो पाकिस्तान का गद्दार है वो मौत का हकदार है। सही है, पाकिस्तान का गद्दार मौत का हकदार है। मसूद शरीफ खटक साहब, सर ये मुझे बताइएगा, मसूद साहब ये मुझे बताइएगा, सर पाकिस्तान का गद्दार मौत का हकदार हो गया, ये मुझे बताइए सर कि क्या आपको नहीं लगता कि यही वक्त है पाकिस्तान में हकीकी एहतसाब की शुरुआत का? तमाम कुलभूषणों को, चाहे वो सियासत में हो, सहाफ़त में हो या किसी और शोबे ज़िंदगी में, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाने का, हमारी अंदरूनी सूरत हाल, दाखिली सलामती, कौमी सलामती को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का और हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने का। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले जो आपकी आवाज़ मुझे कट कट के आ रही है, बट आपके मेहमानों को मैं बिल्कुल सुन नहीं सका हूँ, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। जो आपने अभी सवाल पूछा है, मैं इसमें आपको ये जो आपने कहा कि कहाँ से हथियार निकले पॉलिटिकल पार्टीज़ के दफ्तरों में से, और वो ये हो गए वो जो आपने तबसरा किया, और अभी जो आपने बात पूछी उसमें देखें, मुझे कोई शक नहीं है कम अज़ कम कि अगर लेट से मैंने हैंडल करना होता तो आई डोंट केयर अगर कोई पार्टी का हेड है या पार्टी के किसी पार्टी का नुकसान होता है या कोई फ़ायदा होता है, अगर आप मसलतों पे चलते रहेंगे, ये पाकिस्तान आज यहाँ से बहुत दूर आगे चला जा चुका होता अगर हम मसलतों पे नहीं चलते होते। सियासत में मसलियत, हर चीज़ में मसलियत कि जी इसको अगर मैंने हाथ डाला तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। द पॉइंट इज कि अगर किसी ने इस मुल्क के ख़िलाफ़ काम किया है, वेदर इट इज़ टेररिज्म, वेदर इट इज़ नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई डेरोगेटरी चीज़, बयानात, एनीथिंग जो कि पाकिस्तान को नुकसान देता हो, there is no two opinion on this. आपको you have to take action against that, whether it means even disbanding a political party. It should be disbanded in case it's working against Pakistan. और उसमें यह है कि there are laws of the land, पाकिस्तान के कानून हैं, उन कानून के तहत करें आप एक्शन, बट लेने चाहिए। ये डर खौफ से इस मुल्क ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इसको उठाना चाहिए। तो जिधर भी मैं कसूर करता हूँ मुझे टांगे, आप करते हैं आपको टांगे, जो भी है व्हाटएवर द कानून से। इसमें जान अचकज़ई साहब, क्यों नहीं एक्शन होता सर ऐसी कुव्वतों के खिलाफ जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो अनासिर पाकिस्तान के वजूद से मुनकिर हैं? आपके ख्याल में क्यों कुछ नहीं होता? चौधरी निसार साहब भी बड़ी बातें कर रहे थे कि जी अल्ताफ़ हुसैन साहब को इंटरपोल के ज़रिए वापस लाएंगे। इंटरपोल के ज़रिए तो उनका रुमाल भी अभी तक वापस नहीं आ सका। देखिए, अगर आपने कार्रवाई की बात की है तो मैं समझता हूं कि आज का पाकिस्तान 2009 के पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर करें, पाकिस्तान की 50% रेट तो बहाल हो चुकी है। कराची का ऑपरेशन, उसमें ये तमाम क्रिमिनल माफियाज आज आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। फाटा में HQ था अलकायदा और तालिबान का, बलूचिस्तान हमारे हाथ से तकरीबन निकल चुका था। ये तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इस मुल्क में हुआ है। आप पिछले 4 साल से कुर्बानियाँ दी गई हैं, तो इसको तो हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जिसमें तमाम इदारों का कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग है। इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई है। जिस शोबे में, जिस इदारे में आपको मालूम है कि कुलभूषण यादव के साथ 200 से ज़्यादा लोग नेटवर्क जो है वो स्मैश हो चुका है। कराची में जो रा का एक नेटवर्क था वो स्मैश हो चुका है। इसी तरह और बहुत से ऐसे करैक्टर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहाँ पे एक इंडिविजुअल्स की बात है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर दूसरे मुल्क में है और वहाँ पे हमारे लॉज इजाज़त देते हैं, हमारा फॉरेन पॉलिसी में क्लॉट है, हमारे मुल्क की आवाज़ कहीं अब तक हम पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम कार्रवाई से कतराएंगे नहीं, चाहे वो लंदन में लोग बैठे हैं, चाहे कहीं और बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से आप पिछले कुछ सालों में कितना मजबूत किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। हमारे 2000 अटैक्स तकरीबन मामूल का हिस्सा बन चुके थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कराची से लेके खैबर तक इस पे काबू पाने की जो मतलब कोशिश है, क्विस्ट है, वो जारी है। लेकिन ये थ्रेट भी इसी तरह मल्टीप्लाई होता है। आज हिंदुस्तान और जो है मल्टीप्लाई कर रहा है थ्रेट्स को, तो हमने और भी इसको मौसर बनाना है। राइट सर, जान अचकज़ई साहब का नुक्ता कमरे हो चुका है। सर शौकत बसरा साहब, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, प्लीज़ सर वक्फे के बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ आऊँगा। नाजरीन, मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। सवाल की इजाज़त दीजिएगा सर। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को किस हद तक परेशानी लाहक है उज़ैर बलोच के इन चश्मकुशा, अगर गलत है तो मैं कह नहीं सकता, इंकशाफात के सबब? पहली बात तो नूरुल आरिफीन, जो बात अचकज़ई साहब ने कही कि पीपल्स पार्टी सरपरस्ती करती थी लियारी गैंग वार की, तो आपको याद होगा कि जब सर ये बात तो क्लियर हो चुकी, मैं ईमान लिया है, इस बात पे आपने डिनाई कर दिया। लियारी से किया गया। सुने मेरी बात, जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसका आगाज़ ही लियारी से हुआ और वहीं से हुआ जो गढ़ था उज़ैर बलोच का। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये इंतहाई, मैं समझता हूँ, बिलो दी बेल्ट है और ये इंतहाई घटिया हरकत है कि पीपल्स पार्टी को कनेक्ट किया जाए उज़ैर बलोच के जराइम के साथ। उसने जो कुछ किया उसको भुगतना चाहिए। सर वो एक महज तस्करा था जान चकदी साहब की, मैं सिर्फ सफाई पेश कर रहा हूं, और वो घटिया हरकत जो थी वो एक सरसरी सा जिक्र था, आपने उसको पर्सनल ले लिया। लेकिन दूसरी मजे की बात मैं आपकी इसी बात से निकाल रहा हूं सर, वहां ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, उस ऑपरेशन में उज़ैर बलोच एक गली में बैठा हुआ मीडिया से मुखातिब था। मैंने खुद अपने कैमरे ले जा करके उससे गुफ्तगू की, और दूसरी गली में पुलिस वाले जो हैं वो बोतल पी रहे थे। प्लीज आरफिन, पहली बात मैंने जो अब अर्ज की कि जो भी उसके साथ मुलव्वस है, कोई फैसिलिटेटर है, उसको कोई सपोर्ट प्रोवाइड करता था, उसका साथी था, यार था, कोई XYZ है, मैं समझता हूं कि अगर उसके गुनाह में, उसके जुर्म में मुलव्वस है, जो उसके खिलाफ एलिगेशंस हैं, तो भाई उसके लिए उसको सामने लेकर आने चाहिए, बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी को ये नाम लेकर कहा जाए कि पीपल्स पार्टी का कोई बंदा शामिल था, पीपल्स पार्टी को परेशानी लाहक है। मैं समझता हूँ ये जो माजी में डॉक्टर आसिम साहब को जब पकड़ा गया तो क्या कुछ नहीं कहा गया कि डॉक्टर आसिम साहब ने जो कुछ किया, जो करप्शन की, पार्टी की लीडरशिप उसमें मुलव्वस थी, फलां नाम सामने आएंगे। वो चौरी निसार जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ झूठों का बादशाह पाकिस्तान के अंदर, उसने कहा मेरे पास दो सर ये थोड़ी जाती है, चौधरी साहब यहाँ मौजूद नहीं है सर, मेरे पास सुनिए उनका बंदा मौजूद है ना, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। भाई वो कौम के सामने लाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना कोई डर है ना खतरा है, लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा, खुदारा इस तरह की ब्लैकमेलिंग, इस तरह की टारगेट किलिंग, इस तरह पार्टी को डिफेम करने की कोशिश, मैं कहता हूं कि जो हकायक है कौम के सामने लेकर आए, वो किसी का नाम भी है, लेकिन राइट सर। मसूद साहब की तरफ जाना चाहूंगा, आखिरी 10 मिनट है मेरे पास। मसूद साहब सर ये बताइएगा, पाकिस्तान को जितना खतरा कुलभूषणों और उज़ैर बलोचों से है, उतना एक और एलिमेंट से है, वो माफिया जो बात बात पे मोमबत्ती लेके सड़कों पे आ जाती है या प्रेस क्लब के बाहर मोहब्बत फरोख्त करना शुरू कर देती है, जिसको इंडिया के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता, जिसको पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे आखिर में नजर आता है। हाउ टू केटर दिस माफिया? अच्छा मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी सर। मसूद शरीफ साहब से मैं बात करना चाहूंगा। शौकत साहब प्लीज सर। 20 महीने शौकत साहब में प्लीज कोई सर। सामने आया, मसूद साहब कैन यू हियर मी सर? और उनको बेल भी मिल गई। मसूद साहब कैन यू हियर मी? आप मेरे से मुखातिब हैं? जी सर, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, सवाल दोहरा दूं? हेलो, आप मुझे कह रहे हैं? जी सर, मैं आप ही से मुखातिब हूँ, मेरा सवाल आपसे ये था। नहीं, सवाल मैं समझ गया हूँ। जी सर प्लीज जवाब दीजिएगा। अच्छा, आपने जो सवाल किया ना, देखिए बात फिर वही घूम फिर के उधर ही आ जाती है। अगर पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा कह रहे हैं ये हमारा ऐसे कोई काम नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, और वो अंदर इंटरोगेशन में कह रहा है ये है वो है, या किसी और पार्टी का भी कोई हो, देखें एक चीज़ मैं आपको साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि ये जितना भी आपके इतने खुलेआम जो होता है, जो लोग करते हैं गलत काम, सर ये कहा उनको सरपरस्ती जरूर, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्लीज मैं एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जैसे हालात हैं, इसमें हमेशा बगैर देखें कानून के आगे सब बगैर सरपरस्ती के मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आदमी इतने बड़े काम गलत कर सकता है जितने हमारे अक्सर इंटरोगेशंस में निकलते हैं। अब ये कि कौन कर रहा है, कोई इन दिस केस फॉर इंस्टेंस अगर कुछ बयान निकले किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़, और उसके बाद ये मेरा ख्याल है यहाँ पर हमारे और आपके बस की बात नहीं है ये तयन करना कि जी आया वो सही है या गलत है। जो इंटरोगेट कर रहे हैं और जो इदारे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर वो फिर पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करें तो फिर उनके साथ भी वही कुछ होना चाहिए जो किसी भी ऐसे आदमी के साथ करें जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ करे।
जान चकजी साहब, ये मुझे बताइएगा सर कि रेमंड डेविस, ओसामा बिन लादेन और एमल कांसी एपिसोड्स के बाद दुनिया पर एक मैसेज ये कन्वे हुआ है, एक तासुर ये गया है कि पाकिस्तान रेजिस्ट नहीं करता। आपके ख्याल में ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि भारत ने अब कुलभूषण को अपना सपोर्ट डिक्लेयर करके और बाकायदा वावेला शुरू कर दिया है, प्रोपेगेंडा सेल काम करना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ साथ ये भी मुझे बताइएगा कि हमने ईरान से उज़ैर बलोच की अफजाइश के हवाले से किस किस्म का एहतजाज किया और वहाँ से हमें रिस्पॉन्स क्या मिला? और वज़ीर आज़म भी कुलभूषण पहले सवाल का पहले सवाल का हिस्सा मैंने नहीं सुना, अगर आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज। क्यों वो इतना डरते हैं वाजपेयी से और भारत से? कुलभूषण पहले सवाल का गद्दार है जो मुल्क को हमारे दहशतगर्दी अगर आपने मुझसे सवाल किया है, पहले सवाल का हिस्सा मैं नहीं सुन साहब आप बात कीजिए सर प्लीज। जी, आपके सवाल का हिस्सा मैं नहीं समझ सका। पहला सवाल क्या था आपका? पहला सवाल सर ये है सर कि एमल कासी, शौकत बसरा साहब सर एक सवाल की इजाजत चाहूंगा। ये मुझे बताइए जान चकजी साहब, दुनिया पर हमारा एक तासुर ये गया है रेमंड डेविस और ओसामा बिन लादेन प्लस एमल कांसी एपिसोड के बाद कि पाकिस्तान रेजिस्ट नहीं करता किसी मामले पर। भारत ने बाकायदा कुलभूषण को अपना सपोर्ट डिक्लेयर करके और वावेला शुरू कर दिया, प्रोपेगेंडा सेल काम करना शुरू कर चुका है। आपके ख्याल में हम इस सूरत-ए-हाल को किस तरह से टेकअप करेंगे? और दूसरा, हमने कुलभूषण प्लस उज़ैर बलोच के मामले पर ईरान से किस नौयत का एहतजाज किया और वहाँ से जवाब क्या मिला? मुख्तसर देखिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोशिश ये है कि हम दुनिया को समझा सके, हमें दुनिया की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम उन्हें अप्राइज़ कर रहे हैं कि क्यों नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कुलभूषण यादव के इस इशू पे हम कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे और उसमें हम ड्यू जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो फेयर ट्रायल है, वो हम देंगे। और इसके साथ ये भी है कि जो इंडिया उसको पूरी दुनिया में हम हाईलाइट करते रहेंगे। बाकी ये हमें मालूम है कि दुनिया के अपने मफादात हैं। अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक गेम में है, वो इंडिया को कहीं इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के ख़िलाफ़, तो उनके अपने मफादात हैं। लेकिन हम अपनी जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो हम निभाते रहेंगे। ईरान के साथ यकीनन हमारे कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ है, कुछ चीज़ों पे हमारी यानी कन्वर्जेंस है। इस नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से इश्यूज़ है जिसमें सीरियस डिस्कशन हुई है, जिसमें ये इशू भी है। लेकिन ईरान के साथ हमारे मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इतना मेजर डाइवर्जेंस है, क्योंकि ईरान शौकत बसरा साहब सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ जाना चकजी साहब, आपकी इजाज़त के साथ। शौकत बसरा साहब सर एक सवाल बनता है सर, नहीं एक सवाल पूछूंगा उसका जवाब आप दीजिए। सर मैंने अखबार में एक लतीफ़ा पढ़ा है कि पीपल्स पार्टी के 10वें मंशूर की तैयारी इस वक्त शुरू कर दी गई है। सर ये इसी मंशूर की वजह से या पिछले मंशूर की वजह से ही तो आप लोग बेरोजगार हुए थे ना, वरना कोई वजीर था, कोई सफ़ीर था। आपके ख्याल में ये मंशूर आपको मजीद कहाँ ले जा रहा है पीपल्स पार्टी को? क्योंकि पहले ही आप सिंध में सुकड़ के रह गए। पहली बात तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब करप्शन, पनामा की करप्शन पे तो 3 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे पहले कि आप पनामा में तकरीर करें, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, मेरे सवाल पे आ जाइए प्लीज। तो कम से कम कुलभूषण के मतलब बात तो कर दें, कुलभूषण की जो गिरफ्तारी है उसके मतलब तो बात कर रहे हैं ना, नून लीग के तर्जुमान आप उनकी सुनी नहीं रहे, क्योंकि मोदी इनका यार है, जाती दोस्तियां मियां नवाज शरीफ की मोदी के साथ। अच्छा, जहां तक आपने मंशूर की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेफिनेटली अपना मंशूर देगी। हम नया प्रोग्राम लेकर आएंगे और उसके ताबे हम नए इलेक्शन में जाएंगे और हर इशू के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी लेकर आ रही है। खा वो स्टूडेंट पॉलिसी हो, खा आपके नौजवानों की पॉलिसी हो, सरकारी मुलाजमीन के मतलब पॉलिसी हो, आपकी बिजनेस कम्युनिटी के मतलब पॉलिसी हो, हम पूरा अपना विजन लेकर आएंगे। और इंशाल्लाह इससे कता नज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जीना मरना इस धरती माँ के साथ है मेरे भाई। हार जीत इलेक्शनों में होती रहती है, कभी कोई जीत गया, तो जीने मरने के लिए तो पाकिस्तान में रहना पड़ेगा सर। धरती माँ के साथ यहाँ तो दौरे पे पाकिस्तान आते हैं आप लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में जितनी कमिटमेंट हमारी पार्टी की लीडरशिप की है, किसी की भी नहीं। उस वक्त कहा गया कि जी जरदारी साहब बाहर चले गए हैं, अब वापस नहीं आएंगे, तो अब तो वो जरदारी साहब पाकिस्तान में बैठे हैं, बिल्कुल मौजूद है। अच्छा सर, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मसूद शरीफ खटक साहब से एक सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। सर, पाकिस्तानी मीडिया के कुलभूषण जो है वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात की नौयत ऐसी है कि अगर वो हमारे एक गाल पर तमाचा मारे तो हमें दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए, क्योंकि हमने बंगाल में उनसे ज़्यादतियाँ की थीं। इस जहनी इफलास पर आप क्या तबसरा करेंगे? आपसे ज़्यादती मैंने की तो मेरी औलाद इसका सलूक का जो है वो क्यों वो भुगतान भुगतेगी? क्या कहेंगे आप? वज़ीर आज़म साहब कुलभूषण के मतलब तो बात करें यार, बाकी सर वो आपको आपका टेलीफोन नंबर दे दूंगा मैं उनको, वो इंशाल्लाह आपको फ़ोन कर लेंगे। मसूद साहब आप बताइए सर,
मुख्तसर पर जवाब। क्यों नहीं करते? डरते हैं वो, मोदी से डरते हैं, किससे डरते हैं वो? मसूद साहब, कैन यू हियर मी? जी सर आखिरी 1 मिनट है आपका जवाब, अगर आपने मेरा सवाल सुना है। पाकिस्तानी मीडिया में बैठे कुलभूषणों के लिए क्या एडवाइस समझ है? नहीं आई क्यों? अच्छा, जान अचकज़ई साहब ये मुझे बताइए सर, कब तक हम किनके लिए कैंसर क्या का advice इलाज है? पैनाडोल से करते रहेंगे? जान अचकज़ई साहब, क्यों हम डिटरमिन होकर के सामने नहीं आते? देखें आफरीन साहब, बात सारी ये नहीं, मैं तो आपको शुरू से ये एक ही बात कर इससे रहा हूँ, पता नहीं और आप दूसरी बात तो की नहीं है। क्या सर आप 2 क्या सवाल कर पूछ रहे चुका हूँ और हैं? आप दोनों को ऑडियो मुझे- नहीं आ रही, मैं इसके लिए बहुत माजरत खा हूँ। नाजरीन, मेहमानों से गुफ्तगू आपने सुनी, ऑडियो के मसाइल के लिए मैं ये आपसे बात माजरत नहीं खा करेंगे कुलभूषण हूँ। के यहाँ हमारे खिलाफ। प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? प्रोग्राम के लिए आपकी आरा जो है वो हमारे फेसबुक एड्रेसेस पर, हमारे ट्विटर अकाउंट पर आप भेज सकते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।